आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, आपकी दिवाली तभी आएगी जब आपके सपने पूरे होंगे। आप जो सपने देख रहे हैं, आप जो मंजिल चुनी है आपने, उस तक जब तक आप लोग नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपकी दिवाली किताबों के साथ ही मनाई जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? और आप में से ये भी सवाल उठ रहा होगा मन में कि आखिर दिवाली मनाई क्यों जाती है। तो कहते हैं कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। और अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। और श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। और कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या को और रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। चलिए तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, खबरें देख लेते हैं। आज क्या खा खबरें हैं इस दैनिक जागरण में, राष्ट्रीय संस्करण है ना। तो अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय आयोजन का एक और अध्याय। रामनगरी में मनी त्रेता योग वाली दिवाली, जगमगा उठे 22,23,000 द्वीप। राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री योगी ने किया भगवान राम का राज्याभिषेक। ये सभी आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। तो देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगी। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। और राज्यों में अगर आप लोग देखें तो आप देखिए, नेपाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। आप लोगों को बता दूं कि 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में आप देखें 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं दोबारा। समझते हैं आप लोग? उत्तराखंड में बहु विवाह पर लगेगी रोक। राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार, लिव इन के लिए बनेंगे कड़े नियम। उत्तराखंड में महिलाओं को पैतृक व पति की संपत्ति में समान अधिकार की बात हो रही है। विशेषज्ञ समिति सरकार को जल्द सौंप सकती है संहिता का ड्राफ्ट। सरकार का होम वर्क पूरा, ड्राफ्ट मिलते ही बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र। और विशेषज्ञ समिति के 15 माह के कार्यकाल में 80 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। और ये बिंदु है, आप देखते हैं कि ड्राफ्ट में वर्तमान कानूनी प्रावधानों में संशोधन, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन व निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदु इसमें शामिल किए गए। और देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सबके लिए समान कानून की बात होती है। उत्तराखंड की बात करें अगर हम लोग, तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देखिए, ये उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चाइना, 2 देशों से लगती है। और इसे राज्य बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में। और वर्तमान में यहाँ गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। और आप देखें, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 30 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है। भारत में लोकतंत्र हिंदुओं के कारण है। जावेद अख्तर कह रहे हैं, जय सिया राम को प्रेम और एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कहा, भारतीय संस्कृति में भगवान राम व सीता आदर्श पति पत्नी है। इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि रामायण को तथाकथित ग्रंथ बता देते हैं, कि आप देखते हैं कि इसमें कहानियां लिख दी गई हैं। अगर आप सोचिए कहानी भी लिखी हुई है, उनकी बात भी माने, तब भी आप सोचिए कि रामायण से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब एक बात आप लोग खुद देख लीजिए, कहते हैं कि देखिए सीता का अपहरण होता है। और सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि गुरु के कहने पर भगवान राम शादी कर लेते हैं। और आप देखते हैं कि पसंद नापसंद की बात ही नहीं आती है। और आप सोचिए कि दूसरी बात, उनके पिता ने 3 शादियां की थी, वो भी 3 शादियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर आप देखते हैं उनकी पत्नी को, देखिए उनको वनवास होता है, उनकी पत्नी साथ में चलती है। ये आप देखिए पत्नी का धर्म होता है। फिर आप देखते हैं भाई का धर्म आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि वहाँ अपहरण हो जाता है, चाहे किडनैप कह लीजिए सीता का। और उन्हें आप देखते हैं कि श्रीलंका ले जाते हैं। 3500-3700 किलोमीटर है आप देखिए अयोध्या से श्रीलंका। उस समय कोई फोन नहीं होता था, कुछ ऐसा इस तरह का। फिर ढूंढते ढूंढते जाते हैं, वरना आप देखिए कि सोचते अरे 3700 किलोमीटर कौन ढूंढे, कहाँ गई, दूसरी शादी कर लेते। लेकिन नहीं, वहाँ आप देखते हैं कि सीता किस तरह से तप करती हैं। और आप देखिए सब सुविधाएं होने के बाद वो भ्रम में नहीं पड़ती है। वो अपना पति धर्म जो था वो निभा रहे हैं, यहाँ पत्नी धर्म निभाया जा रहा है। तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा ये। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, आज के समय में ना तो कोई आप लोगों को राम मिलने वाला है और ना सीता मिलने वाली है।
तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सपने देखने लायक भी नहीं है। बहुत कम अगर लोग वफादार आपके साथ हैं, तो मैं तो कहता हूँ उनकी पूजा करिए आप। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। अमित कत्याल पर ईडी ने की कड़सा शिकंजा। कत्याल ने से लालू और उनके बेटे तेजस्वी के करीबी संबंध है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कत्यापाल को 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। ये आप देखते हैं कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। बदले में इन लोगों से अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की गई थी। तो उसी में बात हो रही है। आप देखेंगे मेट्रो की तय प्रत्येक 20 मिनट पर चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश भाजपा हर बेघर को आवास का वादा कर रही है। पूर्व की सजा मृत्यु दंड देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दोषी का आपराधिक इतिहास उसकी मौत को सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। किसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई? 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा रसूखदारों की क्यों नहीं हो रही गिरफ्तार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने से पूछा 17 आरोपियों में से 9 को ही गिरफ्तार किया गया है। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि जो रसूखदार होते हैं वो बचते ही रहते हैं, अक्सर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। अगर हम लोग देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें सीबीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में आज से फिर बढ़ सकता है वायु प्रदूषण। उत्तर पश्चिम की तरफ से हवा चलने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। दिवाली के अगले दिन AQI 400 अंक के अधिक हो सकती है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जहरीली हवा देखने को ही मिल रही है। ये आप देखेंगे आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी घटनाएं हैं। असंतोषजनक है वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर एजेंसियों के दावे, एनजीटी कह रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी की बात हो रही है। हवा की गुणवत्ता में नहीं कोई सुधार, AQI बेहतर करने के लिए उठाए कड़े कदम। और आप देखिए एजेंसियों ने एनजीटी में दिए सुझाव। और ग्रिप 4 में अति आवश्यक और समयबद्ध सरकारी निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। अन्य को तब तक स्थगित करना चाहिए। ग्रेप में कार्यान्वयन में एजेंसियों की ओर से खामियां हैं, इसलिए इसका पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय को अपंजीकृत एवं अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का विचार भी करना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। शादी होने के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती प्राथमिकी, हाईकोर्ट कह रहा है। दुष्कर्म मामले के आरोपित ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर की थी याचिका। नाबालिग से आप देखते हैं कि दुष्कर्म के संबंधित अपराध कार्यवाही को बंद करने से इनकार करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि आरोपित पर गंभीर प्रवृत्ति के आरोप है। शीर्ष अदालत ने भी कई मामले में स्पष्ट किया कि पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर दोनों में समझौता हो गया तब भी रद्द नहीं हो सकती, ये कहा जा रहा है। हथियारों के सौदे से सह उत्पादन की राह पर भारत अमेरिका। ये भारत अमेरिका शीत युद्ध के दौर में ऐसे देश थे जिनके राष्ट्रीय हित टकरा रहे थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने भारत का दबाव बनाने के लिए अपना 7वां बेड़ा तक अरब सागर में उतार दिया था। और उस समय इस बात की कल्पना करना मुश्किल थी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे चलकर रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचेंगे और अमेरिका न सिर्फ अपने उन्नत हथियार और प्रणालियां भारत को बेचेगा, बल्कि भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के सह उत्पादक की पेशकश भी करेगा। करीब 5 दशक का समय जरूर लगाया, लेकिन अमेरिका ने अपने आधुनिक टैंक स्ट्राइकर को भारत में बनाने की पेशकश करके रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों खरीदार और विक्रेता के दायरे से आगे बढ़ चुके हैं। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, देखिए अमेरिका है एक मतलबी दोस्त की तरह। पहले आप देखते थे उसे लगता था कि चाइना और पाकिस्तान उसके हित में है तो उनके साथ खड़ा था। हम लोग रूस की तरफ थे, हमारे यहाँ रूस दोस्त था और रूस भरोसेदार मित्र थे। फिर आप देखिए आज अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद की संभव नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं अमेरिका भारत की तरफ झुक रहा है। अपाचे और चिनूक ने बढ़ाई भारतीय सेना की क्षमता। सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को नई दिशा मिली। 2015 में भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील पर हस्ताक्षर किए। ये डील करीब $3 अरब की थी। अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर है और चिनूक भारी परिवहन हेलीकॉप्टर है। सन 2020 में लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद तेजी से सीमा पर सैनिकों और आप देखिए युद्धक साजो सामानों की तैनाती में भारी
परिवहन विमान से 17 किलो मास्टर और हेलीकॉप्टर चिनूक ने अपनी क्षमता साबित की। अपाचे हेलीकॉप्टर घातक मिसाइलों से आप देखते हैं लैस है। इनको लद्दाख में चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैनात किया गया है। भारत ने खरीदा P-8I और C-17 ग्लो मास्टर। सन 2000 के दशक में भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में नया अध्याय तब शुरू हुआ जब भारत ने अमेरिका से समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम P-8I विमान खरीदने को सौदा किया। और आप देखिए 2.1 अरब डॉलर में 8 विमानों के लिए यह सौदा 2009 में हुआ। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के लिहाज से ये विमान बहुत कारगर साबित हुए और अमेरिका की कंपनी बोइंग के इन विमानों ने भारतीय नौसेना की निगरानी और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया है। अमेरिका ने चीन की चुनौती के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत को ये विमान बेचने को मंजूरी दी थी। और समुद्र में चीन की नौसेना बढ़ती गतिविधियों को मद्देनजर भारत और अमेरिका की नौसेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। और भारत ने अमेरिका से 10 भारी परिवहन विमान की C-17 ग्लो मास्टर खरीदने का सौदा 2011 में किया था। M-17 हौवित्जर तोप की LAC पर तैनाती। भारत ने अमेरिका से 145 M-77 हौवित्जर तोपें खरीदी और इन तोपों को आप देखिए खरीदने का सौदा 2016 में किया गया था। भारतीय सेना ने अमेरिका से खरीदी गई तोपों को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और पर तैनात किया। M-17 तोप कम वजन वाली हैं और इनको चिनूक हेलीकॉप्टर पर ले जाकर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। भारत की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका ड्रोन। जून 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया था। माना जा रहा है कि सौदा करीब 3 अरब डॉलर का होगा। ये ड्रोन मुख्य तौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही ड्रोन को कई तरह के हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। भारत और आप देखिए अमेरिका ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए समझौता किया। इससे आप देखिए भारत में लड़ाकू विमान की इंजन सहित सभी जरूरी स्पेयर पार्ट्स बनाने का इको सिस्टम तैयार करने में मदद भी मिलेगी। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने राष्ट्रपति को देहरादून यात्रा में बताई चूक। चिकित्सीय पागलपन आरोपित को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है, एक संसदीय समिति ने कहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए फैशन है। निशिकांत दुबे कह रहे भाजपा पार्टी के नेता हैं। करतारपुर कॉरिडोर पैसेंजर टर्मिनल में पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे ये प्रवेश। प्रधानमंत्री जम्मू में LOC पर सैनिकों के साथ मनाएंगे आप देखते हैं दिवाली। सैनिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित भी। सैन्य यूनिट में PM के आगमन की तैयारी को दिया गया अंतिम रूप। देर रात तक PM के दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ अभी। केंद्र ने केरल हाईकोर्ट को बताया हवाई किराए पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। मान सरकार को अब RDF मामले में भी राहत की उम्मीद है। पंजाब सरकार का तर्क है कि ग्रामीण विकास फंड एक सांविधिक निधि जिसे रोकने का केंद्र सरकार को अधिकार नहीं। फंड के लगभग 4500 करोड़ रुपए लंबित हैं इसमें। क्या है ना कि पंजाब में आप देखिए, पंजाब है आपको चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती, राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। 117 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के चीफ क्या है, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हो रही हैं, वादे प्रतिवादे हो रहे हैं, महासागर चल रहा है ना। और शाम के जो 6 बजे तक आपकी क्लास आती है उसमें हम लोग राजनीति की खबरों को कवर कर लेते हैं। तो उसमें आप लोग पढ़ लिया करिएगा अगर आपको दिलचस्पी है राजनीति में। बाकी एग्जाम के लिए तो आप लोगों को बस चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है और जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के बारे में याद रखना है और रिजल्ट जब आए उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। बाकी आप देखते हैं एक दूसरे पर बयानबाजी जो हो रही है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कभी नहीं रहता है। ये आप देखिए छठी बार अयोध्या में दीपोत्सव में बना विश्व कीर्तिमान। आज आप लोग देख रहे हैं कि राजनीति क्या है, रविवार है।
लेकिन आज आप लोग रविवार को हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि पटाखों की आवाज़ वैसे भी आएगी, क्योंकि आप देखते हैं कि दिवाली है आज। तो आप लोग एंजॉय करिए आज, वैसे भी आप लोगों को जुड़ने की आज ज़रूरत नहीं है। अगले संडे को हम लोग बात कर लेंगे। अंधेरे में बीत रहा था जीवन, अब जगा आशा का प्रकाश। ये सब मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है आप लोगों को। नक्सली क्षेत्र के विद्यालय को दी नई पहचान। ये दुर्गम पहाड़ों पर बुनियादी शिक्षा की बदलती तस्वीर। विद्या धन से घर संसार कर रहे हैं जगमग। दीपावली का पर्व यानी कि हर घर और उल्लास, धन समृद्धि वैभव की जगमगा रहा है। झुग्गी में बच्चे पढ़ रहे हैं A4 एडमिनिस्ट्रेशन। डल झील में हाउस बोट में लगी आग, 3 विदेशी पर्यटकों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आप लोग देखते हैं ना। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, और ये आप लोगों को प्रीलिम्स, मॉक परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं आप लोग। अब आप देखिए राजनीतिक हथियार बना आरक्षण। ये आप देखिए बिहार सरकार ने जब जातियों के सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तो यही संकेत मिला था कि वह उसके राजनीतिक सहयोगी जाति आधारित राजनीति के एजेंडे को नई धार देना चाहते हैं। और इसका प्रमाण पिछले दिनों तब मिला जब बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक को पेश किया गया। और जातिगत आरक्षण की सीमा को 50 से आप देखें 65% करने वाला इस विधेयक को पारित करने के पहले जाति सर्वेक्षण के जरिए हासिल आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े और सामान्य वर्ग की आर्थिक स्थिति क्या है। और इस पर आश्चर्य नहीं कि बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद से देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग तेज हो गई है। इसी के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने को भी मांग हो रही है। ऐसी मांग करने वाले दल ST, SC और पिछड़े वर्ग को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। जनगणना के साथ जातियों की गणना कराने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य जाति की राजनीति को बल देना अथवा अपनी सुविधा से विभिन्न जातीय समूहों को वोट बैंक बनाना नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से फिलहाल यही हो रहा है। और मंडल राजनीति की उपज माने जाने वाले दलों ने आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। बिहार में बीते 3 दशकों से भी अधिक समय से जाति और आरक्षण की राजनीति करने वाले दल ही सत्ता में है। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनके इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में ST, SC और अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों की स्थिति कमजोर क्यों है। और चूंकि जनगणना या फिर जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए बिहार ने जातिगत गणना को जाति सर्वे नाम दिया है। और इस सर्वे को लेकर कई सवाल भी आप देख रहे हैं कि उठ रहे हैं। भाजपा नेताओं ने तो ऐसे आरोप लगाए कि जो जातियां महागठबंधन के दलों, विशेष रूप से राजद और जदयू का वोट बैंक मानी जाती हैं, उनके आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। कुछ नेताओं ने यह शिकायत की गई कि लोगों के घर जाति सर्वे करने वाले कर्मचारी पहुंचे ही नहीं। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान तैयार किया गया तो उसमें ST और ST वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया था। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी अवधि के लिए ही आरक्षण को उपयुक्त माना था। वहीं स्वयं दलित वर्ग से आते थे भीमराव अम्बेडकर साहब। उनका मानना था कि 10 वर्ष में ST, SC मुख्य धारा में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। बिहार की जाति सर्वे भी यही बताती है कि ST, SC और OBC आरक्षण से दलित पिछड़े वर्गों का वैसा उत्थान नहीं हो सका जैसा अपेक्षित था। और इन स्थितियों में विचार होना चाहिए कि आरक्षित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को प्रभावी ढंग से कैसे दूर किया जाए। लेकिन इसके बजाय आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है। पिछली सदी के अंतिम दशक में VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि OBC को आरक्षण प्रदान किया। OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तो माना, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि जातिगत आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके पिछड़े लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मान्यता प्रदान की। और इस तरह आप देखिए अब 60% हो गया है। इसके बाद भी विभिन्न दल और वर्ग आरक्षण की मांग करते रहते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए मराठा नेता अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करें। क्या यह कहा जा सकता है कि जिस महाराष्ट्र में देश भर के लोग नौकरी करने जाते हैं, वहां समस्त मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा और आरक्षण का हकदार है? यदि देश भर में आरक्षित वर्ग की जातियों की गणना की जाए तो उनका प्रतिशत बिहार की तरह 60 से 70% के करीब निकलेगा। आरक्षित वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। कोई भी समझ सकता है कि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हैं कि सभी आरक्षित वर्गों को समाहित और संतुष्ट किया जा सके। निसंदेह यह नहीं माना जा सकता है कि ST और SC, OBC वर्ग की हर जाति के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और वे मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके। लेकिन कई दल यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सही है कि अतीत में दलित पिछड़ी जातियों की अपेक्षा और अनदेखी हुई। और आप देखेंगे कि
लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति से के पहले चलते यह सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि आरक्षण ही दलित पिछड़े वर्गों के स्थान का एकमात्र उपाय है। यह सही है कि देश की फिलहाल आरक्षण की आवश्यकता है देश को, लेकिन उसके तौर तरीके बदलने की जरूरत है ताकि पात्र लोगों को ही उसका लाभ मिल सके। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, तब जाति, पंथ और क्षेत्र और भाषा की राजनीति से बचा जाना चाहिए। यह राजनीति समाज को बांटने का काम करती है और लोगों में भारतीयता का बोध जगाने में बाधा बनती है। अच्छा होगा कि सभी दल इस विचार करें कि वंचित, पिछड़े और दबे कुचले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्हें आरक्षण के अतिरिक्त भी अन्य उपाय करने होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं दी जा सकती। वे ऐसा करने के लिए बजाय उच्चतम न्यायालय की ओर से तय आरक्षण सीमा की अनदेखी है करके जाति की राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को खारिज कर चुका है, फिर भी कई दल उसकी पहल कर रहे हैं। ऐसा करके वे लोगों को बरगलाने का ही काम करते हैं। वे वंचित, पिछड़े तबकों को यह समझाने में लगे रहते हैं कि आरक्षण ही उनके उत्थान को एकमात्र तरीका है। वर्तमान में परिस्थितियों में राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा जरूरी है कि वे अपने अपने राज्यों में उद्योग धंधों का विकास करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार हासिल कर सकें। ये आप देखिए संजय गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और ये राजनीतिक पार्टियां आप देखिए खुद अपने पार्टी में पहले आरक्षण तो दें उन जातियों को। अब जैसे आप ले लिए नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार आप देखिए अति पिछड़ों ओबीसी, एसटी, एक्स को जो भी एसटी है, एससी एसटी है, उन्हें आरक्षण तो दे अपनी पार्टी में। और महिलाओं को आप देखिए बीजेपी अभी बिल लाई थी, वो कानून बन चुका है, अब कब लागू होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो अपनी पार्टी में तो 33% पहले आरक्षण दें महिलाओं को, बाकी बाद में सरकारी नौकरियों में सब में देते रहना, कोई परेशानी नहीं है। ये पार्टियां कभी एक सहमत नहीं होती, इनके लिए राजनीति सब कुछ रहती है। आलौकिक हो हमारे भविष्य का पथ, दिवाली का उत्सव अंधकार के विरुद्ध मनुष्य की अदम्य आकांक्षा का उद्घोष है। अंधकार डरावना होता है, जब वह गहराता है तो राह नहीं सूझती है। अंधकार के साथ मनुष्य का संघर्ष लगातार चलता चला आ रहा है। उसकी अदम्य जिज्ञासा के आगे अंधकार को अंततः हारना ही पड़ता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास की गाथा अंधकार के विरुद्ध संघर्ष का ही इतिहास है। मनुष्य जब एक सचेत तथा विवेकशील प्राणी के रूप में जागता है तो अंधकार की चुनौती स्वीकार करने से पीछे नहीं हटता। उसके प्रहार से अंधकार नष्ट हो जाता है। संस्कृति के स्तर पर अंधकार से लड़ने, उसके प्रतिकार की शक्ति को जुटाते हुए मनुष्य स्वयं को ही दीप बनाता है, उसका रूपांतरण होता है। आत्मशक्ति का यह द्वीप उन सभी अवरोधों को दूर भगाता है जो व्यक्ति और उसके समुदाय को उसके लक्ष्यों से विचलित करते हैं या भटकाते हैं। मनुष्य की जड़ता और अज्ञानता मन के भीतर बैठे अंधकार के ऐसे प्रतिरूप हैं जो खुद उसकी अपनी पहचान को आच्छादित किए रहते हैं। वे हमारे नैसर्गिक स्वभाव को विकृत कर किसी दूसरे पराये रूप से अंगीकार करने के लिए उद्यत करते हैं। ऐसे में हमें दीप पर्व की महत्ता को आत्मसात करना होगा। और आप देखिए औपनिवेशिक काल में भारत को एक ऐसे पराये सांचे में ढाला गया जो उसकी सांस्कृतिक आत्मा विस्मृति का कारण बना। वेशभूषा, सोचने समझने के तौर तरीके, ज्ञान के स्वरूप, आचार विचार के मानक और आप देखिए मूल बोध आदि सभी क्षेत्रों में इस दौरान भारी उलटफेर हुआ है। यह प्रमाणित है कि इसके पीछे अंग्रेजों के निजी स्वार्थ काम कर रहे हैं। योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया है। अपने प्रभाव को दूरगामी बनाने के उपकरणों के तौर पर शिक्षा, कानून और प्रशासन का जाल एक मजबूत ढांचे में ढाला है। व्यवस्था के जिस शिकंजे में उन्होंने हमें जकड़ा उसे उपकार कहते हुए लाद दिया और उसका भार ढोते रहने की विपत्ति हुई। इस तरह सिर पर आ पड़ी कि देश अभी तक उबर नहीं सका। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हमारी न्याय व्यवस्था इस शिकंजे का एक ज्वलंत उदाहरण। न्याय की प्रक्रिया नितांत उलझाऊ, बेहद खर्चीली, आम आदमी के शोषण का जरिया बन चुकी है। और इस न्याय प्रणाली में व्यवस्था किसी तरह के दायित्व से मुक्त है और उसमें छिद्र इतने हैं कि रसूख वाले कानून की गिरफ्त में आते ही नहीं है। यही हाल कमोबेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रहा है। लगभग 200 साल के राज में अंग्रेजों के प्रयास से जो मानसिकता स्थापित हुई उसने हमारे चिंतन को ही बदल दिया। भारत और भारतीयता के प्रति हमें से कईयों ने औपनिवेशिक दृष्टि को अपना लिया और क्योंकि हमें साम्राज्यवादियों की मानसिकता को अपना आदर्श मान लिया, वे ही हमारे मानक बन बैठे।
उन्हें जैसा बनना ही हमारे लक्ष्य हो गया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिम से हमारी उधारी बढ़ती गई। कानून ज्ञान सृजन के नाम पर नकल की प्रवृत्ति ने शिक्षा की संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। हमारा आत्मविश्वास जाता रहा। ज्ञान से मुक्ति और विकास की जगह बंधन और संशय के अंधकार ने डेरा जमा लिया। समाज के पढ़े लिखे वर्ग में आत्मबोध नियंत्रण से कुड़ता गया और करुणा, दया, सहिष्णुता, आदर, नैतिक दायित्व, आदर आदि मूल्य पृष्ठभूमि में जाने लगे। आज आम आदमी के जीवन में और लौकिक लोक के परिसर में अभी भी इन मूल्यों की उपस्थिति दिखाती है और उत्सव और त्योहारों में विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। तब व्यक्ति अनुव्यक्त होता है और सहयोग का आह्वान करता है। दीपावली के का उत्सव अंधकार के विरुद्ध मनुष्य का अदम्य आकांक्षा का उद्घोष है। अंधकार कैसा भी हो, कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की किरण के आगे ठहर नहीं पाता है। कार्तिक महीने में दीपावली का उत्सव अपनी शक्ति और ऊर्जा का संचय कर अंधकार के विरुद्ध अभियान जैसा लगता है। काल चक्र की गति कुछ ऐसी हो रही है कि आज हमारे जीवन में अंधकार कई रूपों में प्रवेश कर रहा है। असत्य, अविश्वास, कपट और छल इतने भिन्न भिन्न रूपों में उभर रहा है कि आपसी भरोसा टूट रहा है और कलह बढ़ रहा है। ऐसे में आप देखिए, यदि जन समाज में असुरक्षा और भय का भाव बढ़े तो आश्चर्य नहीं है। आज व्यक्ति की भूमिका प्रबल और आपसी रिश्तों की उजास कमजोर पड़ रही है। इसके चलते रिश्तों की हमारी समृद्ध शब्दावली खोती जा रही है। ऐसे में हमारी नीतियों में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का उद्देश्य होना चाहिए। दीपावली सत्यशील और धैर्य के प्रतीक श्री राम के अभिनंदन का पावन अवसर है। इस अवसर पर भ्रम और हीनता की अंतर्ग्रंथि को भेद कर आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को स्थापित करने के लिए सामाजिक जीवन में मानवीय मूल्यों को पुनर्विकसित करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। अमृत उत्सव देश की संस्कृति के स्मरण का अवसर बना और अनेक संकल्प लेकर देश की यात्रा आगे बढ़ी। आज की बनती बिगड़ती वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक समर्थ राष्ट्र की आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमें तामसिक अंधकार की जगह सात्विक प्रकाश के आंतरिक स्रोत खोजने होंगे और कलह, असत्य और आदि कमजोरियों से बचना होगा। इसके लिए आप देखिए, साहस, दृढ़ता और समर्पण का आत्मदीप चाहिए जो हमारा पथ अलौकिक कर सके, और इसके लिए सभी को सक्रिय और सचेत होना होगा। लेखक पूर्व प्रोफेसर और पूर्व कुलपति है, ग्रीस और मिस्र, जिनके द्वारा लिखा गया है। विकास पर्व भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है। ये यहाँ की जीवन सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं में समरसता घोलकर ये न केवल मनुष्य की जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं वरन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। चलिए, मन के दीप जलाएं। हमारे पर्व उत्सव उमंग का संचार करने के साथ हमें अपनी परंपराओं से जोड़ने, उनकी महत्ता समझने का अवसर तो प्रदान करते ही हैं, जीवन की एक रास्ता को तोड़ने का भी सहायक बनते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आज से आप लोग एक अच्छी शुरुआत करिए और अगली दिवाली आप लोगों की भी खुशहाली से मने, एक कोशिश रहिए। बढ़ता वायु प्रदूषण जो आप देख रहे हैं दिल्ली में हो रहा है सब, तो इस और आसपास आप देखिए देश भर में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग, कोई नई बात नहीं है। चलिए, जलवायु परिवर्तन से हिलने लगी पृथ्वी। हमारा ग्रह हिल रहा है, लेकिन ऐसा भूकंपों की वजह से नहीं हो रहा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरह सामान्य भूकंप जैसे भूकंपीय तरंग उत्पन्न हो रही हैं। महासागर की लहरें उठती हैं और गिरती रहती हैं। ये लहरें नीचे समुद्र तल पर अपना बल लगाती हैं और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। भूकंपीय तरंगें इतनी शक्तिशाली व व्यापक हैं कि वे भूकंप मापी यंत्र पर एक स्थिर गुंजन उत्पन्न करती है। भूकंप की निगरानी और अध्ययन के लिए इन्हीं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तरंगों के ये संकेत हाल के दशकों में और अधिक तीव्र हो गए हैं और नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले 4 दशकों में दुनिया भर में इस वृद्धि पर नजर रखी है। यह वैश्विक डाटा लहर ऊर्जा में दशकों से चली आ रही वृद्धि को दर्शाता है। यह डाटा बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण समुद्र की बढ़ती तूफानी प्रकृति के साथ मेल खाता है। भूकंप मापी उपकरण प्राकृतिक और आप देखिए मानव जनित भूकंपीय घटनाओं की एक विशाल विविधता को लगातार रिकॉर्ड करते हैं। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु दूसरे विस्फोट, उल्का प्रहार, भूस्खलन, ग्लेशियर भूकंप शामिल हैं। इस यंत्र हवा, पानी और मानव गतिविधि से उत्पन्न होने वाले भूकंपीय संकेतों को भी पकड़ते हैं। विश्व स्तर पर सबसे अधिक व्यापक भूकंपीय पृष्ठभूमि संकेत तूफानी समुद्र लहरों से मिल रहे हैं। इन्हें वैश्विक सूक्ष्म भूकंप कहा जाता है। महासागर की लहरें 2 अलग अलग तरीकों से सूक्ष्म भूकंपीय संकेत उत्पन्न करती हैं। जैसे ही लहरों की समूह विभिन्न दिशा में महासागरों में आप देखते हैं कि यात्रा करता है। लहरें एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती हैं, जिससे समुद्र तल पर दबाव की भिन्नता पैदा होती है। समुद्री लहर एक दूसरे तरीके से भी वैश्विक भूकंपीय संकेत उत्पन्न करती हैं। इसे प्राथमिक सूक्ष्म भूकंप प्रक्रिया कहा जाता है। ये संकेत समुद्र की लहरों के सीधे समुद्र पर
तल पर धकेलने और खींचने के कारण पैदा होते हैं। और शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 52 भूकंप मापी केंद्रों पर सूक्ष्म भूकंप की तीव्रता का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इनमें से 41 यानी कि 79% केंद्रों ने लहर ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि दिखाई। हाल के दशकों में मनुष्य की गतिविधियों के बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ी लगभग 90% अतिरिक्त गर्मी को महासागरों ने अवशोषित कर लिया हुआ है। अतिरिक्त ऊर्जा अधिक हानिकारक तरंगों, अधिक शक्तिशाली तूफानों में तब्दील हो सकती है और समुद्र की लहरों की ऊंचाई बढ़ने में से तटीय समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है, हर किसी को नुकसान भी पहुंचा रहा है, चाहे वो कोई भी गरीब देश हो, अमीर देश हो, गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे कमेंट कॉलम रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदू मन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार रहे हैं। हाल ही में एक संगोष्ठी के दौरान उनकी लिखी एक पुस्तक पर चर्चा हुई। इस क्रम में अनेक लेखकों द्वारा शुक्ल जी पर लिखे हुए पढ़ने का अवसर भी मिला। वस्तुतः रामचंद्र शुक्ल के साथ पढ़े बाद की पीढ़ी के लेखकों ने न्याय नहीं किया। तुलसीदास काव्य की उनकी व्याख्या और उनकी धार्मिक आधारों की विवेचना बहुत कम हुई है। ऐसे में आचार्य शुक्ल के हिंदू मन को ही भी समझने की आवश्यकता है। दीपोत्सवादित्य अयोध्या पढ़ सकते हैं ये कॉलम। विनोबा का चिंतन और आचार व्यवहार, ये आप लोग किताबें अगर मन हुआ करे तो जरूर। आसान जीवन से मुक्ति का मार्ग, राम वनगमन मार्ग की आंतरिक यात्रा, यह पुस्तक कथितर गद्य से ऊपर उठकर एक ऐसी सांस्कृतिक परिक्रमा भी है जो रामायण और श्री रामचरितमानस में आस्था रखने वाले प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के लिए एक अनूठा ग्रंथ बन जाती है। सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन सकता है भारत। अमेरिका में 13 नवंबर से शुरू हो रही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में होगी अहम चर्चा। 14 देश शामिल हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। इसमें चीन अब चीन में नहीं है और इस कदम से भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल IPEF की बैठक में लेंगे हिस्सा। 40% हिस्सेदारी है IPEF में शामिल देशों की वैश्विक GDP में। क्रांति अब भी जारी है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि UTI ने वर्ष 1991 अपनी मास्टर ग्रैंड म्यूचुअल फंड स्कीम के IPO के दौरान 1.45 करोड़ रुपए जुटाए थे। शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो ये पढ़ सकते हैं। सितंबर तिमाही में BSE का शुद्ध लाभ 4 गुना बढ़ा है, आप देखेंगे। देश में दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज BSE है ना, उसी की ONGC के लाभ में 20% की गिरावट हुई है। मूडीज ने अमेरिका की कर्ज रेटिंग नकारात्मक की है और भारत ने नीदरलैंड को केले का निर्यात शुरू किया है। 4 पहिए में जल्द मिलेगा हादसे की चेतावनी देने वाला फीचर। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर जारी किया मसौदा, सार्वजनिक परामर्श के बाद होगा लागू। महंगे तेल से 2024 में प्रभावित हो सकता है वैश्विक विकास। FPI ने नवंबर में इक्विटी से आप देखिए 5,806 करोड़ रुपए निकाले। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। 2025 से 26 तक संघ मनाएगा शताब्दी वर्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, इसके बारे में आप लोगों को कई बार बताया। आप लोग बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अब बिरादरी में ने गाजा में तत्काल युद्ध खत्म करने का दबाव बनाया। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात। भारतीय उच्चायोग ने 8 भारतीय मछुआरों की मदद की है। ये आप देखिए मालदीव में फंसे। मिलिट्स पर PM मोदी के गाने को ग्रैमी नामांकन। भारतीय अमेरिकी गायक का फालू शाह के साथ लिखा यह गीत वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस ID में गीत को नामांकित किया गया है। अमेरिका ने रूसी समर्थन पर चीन को दी चेतावनी। अमेरिकी चेतावनी के बाद रूस ने से संबंध बनाए रखेगा उत्तर कोरिया। ये सब आप देख रहे हैं। भारतीयता में रंगी मिल में मनाई दीपावली। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने दी दिवाली की बधाई। भारतीय मूल के हैं। अल कादा ट्रस्ट मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीवी पर लटकी तलवार। इनके पूरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है ना। पाक में ईस निंदा कानून के दुरुपयोग पर यूरोपीय संसद के सामने प्रदर्शनकारियों ने हिंदू ईसाई लड़कियों के जबरन बाल विवाह के मुद्दे उठाए। इसमें ये आपका खेल का क्षेत्र चल रहा है। ICC विश्व कप हो रहा है ना, वनडे विश्व कप। तो चलिए होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। फाइनल हम लोग देखेंगे और अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे लगता है एक बॉल देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग छोड़ेंगे थोड़ी कुछ, आप तो पूरा देखेंगे। धीरज ने तीरंदाजी में दिलाया पहला पेरिस ओलंपिक कोटा। आप देखेंगे पुरुष टीम ने एशियाई हाफ मैराथन में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक कोटा नहीं मिलने के लिए लेकर BFI करेगा बैठक। विश्व कप में अंतिम बार दिखेंगे दिग्गज खिलाड़ी।
स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ, विश्व कप का अच्छा नहीं रहा ना इनका। अब तक 10 लाख दर्शकों ने स्टेडियम में देखे विश्व कप मैच। मन के अंदर श्री राम को स्थापित नहीं कर सकते तो सब व्यर्थ है, राम दरस कह रहे हैं इनके। आप देखते हैं कि क्या है आर्टिकल, साक्षात्कार है इनका, इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं आप लोग। चाय की दुकान ने भारतीय रग्बी टीम का तक का सफर। रग्बी जैसा खेल जिसे भारत में अभी तक वह पहचान नहीं मिली जो विदेश में है, बावजूद इसके छोटे शहरों की लड़कियां न सिर्फ इसे अपना रही हैं बल्कि इसमें अपनी पहचान भी बना रही हैं। ऐसा ही एक खिलाड़ी रुड़की की सोलनी चाय की दुकान से गुजर बसर करने वाली परिवार से आने वाली है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि अगर आपके पास हजारों ऑप्शन है तो आप कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो आप ही कर्तव्य दे पा रहे हैं, आप ही अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अक्षय का ये QR कोड वाला लॉकेट दिखाता है रास्ता। देखिए एक छोटी सी पहल कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकती है। बात मुंबई की युवा इंजीनियर के बनाए QR कोड वाले लॉकेट से साबित किया है। और 64,851 लोग लापता हो जाते हैं हर महीने भारत में। 2023 की विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार रोटी बैंक चलाकर असली हीरो बने रविशंकर, मुईद हुए अमिताभ बच्चन। केबीसी के स्पेस शो में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। 2018 से इस संकल्प को निभाते हुए नियमित रोटी बैंक चला रहे हैं और प्रतिदिन 150-200 लोगों को भोजन कराते हैं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आपके पास अगर है कुछ देने के लिए तो जरूर दिया करिएगा। ये आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध के स्कार्ट द्वीप में मिला सबसे बड़ा हिमखंड। 1956 में आज ही सबसे बड़ा हिमखंड दक्षिण गोलार्ध में स्टार्क द्वीप के 241 किलोमीटर पश्चिम से में मिला था। इसे अमेरिका नौसेना ने खोजा था। अंटार्कटिक में राष्ट्र आइस शेल्फ से टूटे हिमखंड का आकार ये बेल्जियम राष्ट्र से भी बड़ा था। मानसिक विकारों के इलाज के लिए फ्रंटल लोब पर हुई पहली सर्जरी। 1935 में आज ही डॉक्टर एगास मोनेज ने पुर्तगाल में मानसिक विकारों के इलाज के लिए फ्रंटल लॉब मस्तिष्क के सबसे आगे का भाग पर पहली सर्जरी की थी। मोनेज ने मानसिक रोगी को खोपड़ी में ड्रिल कर अल्कोहल इंजेक्ट किया। सर्जरी सफल रही और 1949 में उन्हें नोबेल मिला। महिला महिला महलाना विस ने डायरिया के उपचार में ला दी क्रांति। ये डॉक्टर दिलीप महलान विस का जन्म 1934 में आज ही अविभाजित भारत के किशोरगंज अब बांग्लादेश में हुआ था। इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त कर क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रेन के रजिस्ट्रार नियुक्त हुए। बाद में भारत लौटकर हैजा और अन्य डायरिया संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया। 1971 में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के बीच हैजा के प्रकोप देते हुए उन्होंने उनका उपचार ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से किया। उन्होंने WHO के हैजा नियंत्रण इकाइयों में भी काम किया। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताइए। दुर्लभ बीमारी है कुंभकर्ण सिंड्रोम। मुंबई के निजी अस्पताल में 28 वर्षीय मरीज पहुंचने से चिकित्सा जगत में बना चर्चा का विषय। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रूप में जाना जाता है, युवाओं में ज्यादा पाया जाता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रशांत मखीजा के अनुसार उन्हें न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। अनुमान है कि संभवतः वायरल संक्रमण की तरह टिंगर होता है। हालांकि इस बीमारी के सटीक कारणों और निदान का पता लगाने में पूरी तरह सफलता नहीं मिली। इसके लिए कोई विशेषज्ञ परीक्षण व इलाज भी उपलब्ध नहीं है एक तरह से। और आप देखिए जीवन काल में उन्होंने सिर्फ 3 केस देखे हैं। चिकित्सा जगत से जुड़े अन्य डॉक्टरों का भी इस बीमारी को लेकर यही अनुभव है। किशोर युवा आते हैं चपेट में, इसमें आप देखते हैं यह क्लेन लिविन सिंड्रोम का इतिहास है। 1815 में एक ऐसे युवक की रिपोर्ट आई थी जिसे बुखार का अनुभव होने के बाद अत्यधिक भूख लगी और लंबी नींद आई। यह स्थिति का प्रारंभिक विवरण हो सकता है। इसी तरह के लक्षणों वाले एक अन्य मामले का वर्णन 1862 में वीरे डी वेस्टमॉन्ट द्वारा किया गया। 1925 में फ्रैंकफर्ट के एक न्यूरोलॉजिस्ट विली क्लेन द्वारा लगातार नींद के आने के लक्षणों वाले 5 रोगियों का विस्तार से वर्णन किया गया था। इस रिपोर्ट के 4 साल बाद न्यूयॉर्क स्थित मनोचिकित्सक मैक्स लिविन द्वारा इसी तरह के एक मामले का विवरण दिया गया था। और 1935 में आप देखते हैं कि कई मामलों के बारे में जानकारी विकसित की जिनमें क्लेन द्वारा वर्णित एक मामला भी शामिल था। लेकिन लेविन ने कहा कि रोगियों में थकान वतीत भूख दिखाई देती है। 1962 में एक प्रकाशन में उन 11 मामलों का वर्णन किया गया जिनकी उन्होंने जांच की थी और 15 अन्य प्रकाशित मामले की समीक्षा की थी। 1980 में एक हवाईयन कोकेशियान परिवार गैर पिछड़ित नस्ल पाया गया जिसके 9 परिवार के सदस्यों को यह बीमारी थी। 1990 में नींद संबंधी विकारों को के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में जोड़ा गया था। 1990 में आप देखिए नींद संबंधी विकारों को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में जोड़ा गया था। 14 घंटे में 800 बार कांपी आइसलैंड की धरती। भूकंप के झटके देख रहे हैं। मिर्गी के दौरे की आवृत्ति को कम कर सकता है योग। किया करिए योगा। तो गर्भावस्था में विटामिन डी लेने से बच्चे में अस्थमा का खतरा कम। अमेरिका में सूखे से झील का पानी हुआ गुलाबी।
ये वस्त्रों व आभूषणों का सांस्कृतिक उत्सव चीन के हुनान प्रांत में प्राचीन शहर फैनवांग में वस्त्र आभूषण संस्कृति का उत्सव के दौरान पारंपरिक पोशाक के में जाति समूह मियाओं की महिलाएं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेहनत करिए, दिवाली आप लोगों की उसी दिन बनेगी अच्छे से जब आप लोग क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है।